बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। हाँ, एक अंदाज़ा है। सुपरमास्टर ने खामोशी इख्तियार कर ली है, लेकिन वो खामोश नहीं है। एक नया पुरअसरार ख्याल ख्वानी करने वाला बनकर उसने मुझे इस जजीरे में पहुंचा दिया है। तुम अजीब चौंका देने वाली बात कर रहे हो। सुपरमास्टर ऐसा क्यों करेगा? उसने मेरे पापा से वादा किया था कि वो 24 घंटे बाद मेरे भाई पारस अली तैमूर को रिहा कर देगा। कल रात मालूम हुआ कि सलमान राजी अली तैमूर को अगवा करने गया है, जैसे ये बच्चों का कोई खेल हो। क्या सुपरमास्टर की कैद से किसी को निकाल कर लाया जा सकता है? बहुत मुश्किल है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। हमें आज रात यहाँ मालूम होगा कि सलमान राजी मेरे भाई को उसकी कैद से निकाल लाया है। क्या वाकई? तुम जल्द ही सुन लोगी और तस्लीम कर लोगी कि सलमान राजी के लिए सुपरमास्टर का कैद खाना बाप का घर हो गया है। वो गया और बाप के घर से मेरे भाई को यहाँ ले आया। सुपरमास्टर बाद में अपनी मुसलसल खामोशी की ये वजह बता सकता है कि किसी दुश्मन ने उसे जख्मी कर दिया था और वो ख्याल ख्वानी करने के काबिल नहीं रहा था। उसे जख्मी करने वाला पारस अली तैमूर को अगवा कर चुका है। यानी जब पारस अली तैमूर सुपरमास्टर की कैद में नहीं होगा तो मेरे पापा उससे रिहाई का मुतालबा कैसे करेंगे? लेकिन किसी नए पुरअसरार ख्याल ख्वानी करने वाले का वजूद कौन तस्लीम करेगा? तुम शायद नहीं जानती, 60 टेलीपैथी जानने वाले थे, जिनमें सुपरमास्टर, डैनी डैनियल और एक नामालूम शख्स जिंदा हैं। बाकी 4 मर चुके हैं। इस नामालूम शख्स के मुतल्लिक कहा जा सकता है कि उसी ने हम दोनों भाइयों को अगवा करके कहीं कैद कर रखा है। यह बड़ा पेचीदा ड्रामा है, मगर समझ में आता है सुपरमास्टर तुम दोनों भाइयों के अगवा के इल्ज़ाम से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। 4 मुसल्लह अफराद ने आकर पारस से कहा, नाश्ता बहुत हो चुका, अब उठो। पारस उठकर खड़ा हो गया। किमी ने पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? उस शख्स ने आहनी दरवाज़ा खोलकर स्टेन गन से किमी को धक्का देते हुए कहा, यहाँ कैदियों के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, चलो। उसे अंदर पहुंचाकर आहनी दरवाज़ों को मुकफ्फल कर दिया गया। पारस स्टेन गन के नरगे में बाहर आया। उसे एक जीप में बिठाया गया। फिर वो जीप एक तरफ चल पड़ी। आगे पीछे भी गाड़ियां थीं। उन्हें अंदेशा था कि वो 2-4 मुसल्लह अफराद को ख़त्म करके फ़रार हो सकता है। वो एक जजीरे में थे। फ़रार होकर वो समंदर में डूबने नहीं जा सकता था। उनके अंदेशों से जाहिर था कि फ़रार होने के लिए साहिल पर मोटर बोट और दूसरी कश्तियों के अलावा एक आध हेलीकॉप्टर भी है। दुश्मन बहुत चालाक हो सकते थे, लेकिन अपनी हमाकतों से फ़रार का रास्ता समझा रहे थे। एक पुख्ता मकान के सामने गाड़ियां रुक गईं। आदमी उसे गाड़ी से उतारकर एक बड़े से कमरे में ले गए। फिर उन्होंने बाहर जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। वो कमरा अंदर से खाली था। सिर्फ एक बिस्तर और 2 कुर्सियां थीं। ये समझने में देर नहीं लगी कि इस बिस्तर पर उसे लिटाकर तनवीमी अमल किया जाएगा। वो आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। बंद कमरे में किसी की आवाज़ उभरने लगी। आवाज़ बहुत भारी भरकम और गूंजती हुई सी थी। सुनकर हैबत तारी होती थी। वो नरमी से बोल रहा था, लेकिन आवाज़ गरजती महसूस हो रही थी और दिल को धड़काती थी। पारस की जगह कोई और होता तो उसकी ताबेदारी में झुकता चला जाता। ऐसी शैतानी आवाज़ और लहजा बहुत आसानी से किसी को भी अपना मामूल और ताबे फरमान बना लेता है। वो कह रहा था, ऐ नौजवान, तू सोच रहा है या अपने दिमाग में सोच की लहरों को सुन रहा है? अगर सुन रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तेरे जरिए तेरा बाप भी मेरी बातें सुन रहा होगा। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, एक मासूम के दिमाग पर कब्जा जमा कर उससे शराबी की एक्टिंग करवाने और उसे मदहोश रखने में क्या मसलहत है? वो इस तरह क्या मकसद हासिल करना चाहता है? पारस समझ गया। ये बात यास्मीना के मुतल्लिक कही जा रही थी। पिछले रात उसके जहर की एक ज़रा सी मिकदार ने यास्मीना को बेखुद कर दिया होगा। बेखुदी में वो ना जाने क्या कहती और करती रही होगी। वो लोग समझ रहे थे कि फरहाद ने उस लड़की के दिमाग में जगह बना ली है। कमरे में उभरने वाली आवाज़ ने पूछा, तू जवाब क्यों नहीं देता? खामोश क्यों है? मैं फरहाद अली तैमूर से उसके बेटे के जरिए गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पारस इत्मीनान से कुर्सी पर खामोश बैठा रहा। उसने सख्त लहजे में कहा, पारस, मैं तुझसे मुखातिब हूँ। क्या तेरा बाप तेरे पास नहीं है? उसने जवाब नहीं दिया। वो आवाज़ गरजने लगी थी। उस आवाज़ से पूरा कमरा जैसे झुंझुना रहा था।
मैं तुझे हुक्म देता हूं, जवाब दे, जवाब दे। मेरी एक आवाज पर मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। तू भी बोलेगा, बोल बोल, मेरी बात का जवाब दे। पारस सामने वाली कुर्सी पर पांव फैलाकर और ज्यादा आराम से बैठ गया। 1 मिनट के अंदर ही एक अंदरूनी दरवाजा खुला। यास्मीना की मां तेजी से चलती हुई आई। वो बहुत गुस्से में थी। पारस जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। वो डांट कर बोली, तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब क्यों नहीं देते? उसने पूछा, क्या वो पूछने वाला पर्दा करता है? वो सामने आएगा तो तुम दहशत से बोलना भूल जाओगे। जिन माओं ने मेरी परवरिश की, उन्होंने बचपन में मुझे किसी भूत से नहीं डराया। तुम जवानी में डरा रही हो। बहरहाल जो सामने आकर बोले मैं उसी की बात का जवाब देता हूं। उसने चंद लम्हों तक उसे घूर कर देखा, फिर बोली, मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूं। अपने बाप से कहो कि मुझसे बातें करे। कल से मेरी यही दुआ है कि पापा मेरे पास आएं, मगर अफसोस कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। तुम्हारे इस झूठ को एक नादान भी तस्लीम नहीं करेगा। क्या मैं एक नादान से बातें कर रहा हूं? यू शट अप। कल रात मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था? तुम ही बताने की जहमत करो, क्या हुआ था? वो मदहोश हो गई थी, जैसे बहुत ज्यादा नशा किया हो। मैंने यास्मीना से मुख्तसर सी मुलाकात की है। वो एक सीधे और साफ दिल की लड़की है। ऐसी लड़कियां कभी नशा नहीं करती, फिर वो मदहोश कैसे हो सकती है? ये तो तुम मेरा ही सवाल मुझसे पूछ रहे हो। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक माँ ही दे सकती है। तुम एक जहां दीदा औरत हो, पता नहीं कितने बच्चों की माँ हो। जरा अक्ल से सोचो, एक जवान लड़की के साथ क्या हो सकता है? वो परेशान हो गई। आखिर माँ थी। सर झुकाकर सोचने लगी। पारस ने कहा, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर सच कहता हूं, पापा से मेरा कोई राबता नहीं है। यकीनन वो बीमार होंगे। तुम्हारी पुश्त पर जो ख्याल ख्वानी करने वाला है उससे कहो मेरे दिमाग में आए। वो नहीं आ सकेगा। मेरे भाई अली तैमूर से मेरा दिमाग मुख्तलिफ है। पापा ने तनवीमी अमल के जरिए ऐसी गिरां बांध दी है कि मेरी मामा और अंकल आर्मर भी मेरे दिमाग में नहीं आ सकते। कोई भी आना चाहेगा तो मैं बेख्तियार सांस रोक लूंगा। मैं खुद कोशिश करूं कि मामा वगैरह मेरे दिमाग में आ जाएं तो मेरी ये कोशिश नाकाम होगी। तुम किसी तनवीमी अमल करने वाले से कहो, वो मुझे अपना मामूल बनाकर मेरे अंदर की सच्चाई खुद मालूम कर ले। मुख्तसर ये कि मैं किसी भी तरह तुम्हें अपनी सच्चाई का यकीन दिलाना चाहता हूं, और ये सिर्फ इसलिए कि तुम यास्मीना की माँ हो। वो बहुत सच्ची, खरी और मासूम सी लड़की है। मुख्तसर सी मुलाकात में मेरे दिलो दिमाग पर छा गई है। वो सोचती हुई नजरों से पारस को देख रही थी, फिर बोली, क्या तुम यास्मीना को दिल से चाहते हो? मैं उसे ईमान से चाहता हूं, और ईमान हमेशा सच बोलता है। तुम जरा तफसील से बताओ, कल रात उसे क्या हुआ था? वो तुमसे बिछड़ते ही बहकी बहकी बातें करने लगी थी, सिर्फ तुम्हारे पास जाने के लिए मचल रही थी। क्या वो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए ऐसी ही जिद्दें करती है? हरगिज नहीं। मेरी दोनों बेटियां संजीदा और मुतहम्मिल मिजाज हैं। वो ऐसी ही ख्वाहिश करती हैं जो पूरी हो जाए, जो पूरी ना हो उसे नज़रअंदाज कर देती हैं। तो फिर एक ही बात मेरी समझ में आती है, मुझे उससे मिलना नहीं चाहिए था। हमने मुख्तसर सा वक्त गुजारा है, मगर वो इतने प्यार भरे लम्हात थे जिनके छिन लिए जाने पर एक नौजवान लड़की हिस्टीरिया में मुब्तला हो सकती है। वो धब से कुर्सी पर बैठकर बोली, ओ गॉड, मैंने इस पहलू से सोचा नहीं था। कल रात वो अपने आप में नहीं थी, उसका दिमाग अपने काबू में नहीं था। ठहरो, तुम कह रही हो उसका दिमाग अपने काबू में नहीं था? अभी वो छुपकर बोलने वाला कह रहा था, मेरे पापा ने एक मासूम लड़की के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे शराबी और मदहोश बना रखा है। ये बात दिल को लगती है कि यास्मीना का दिमाग किसी ने अपने काबू में कर रखा हो। इसका मकसद साफ जाहिर है, वो मुझे और मेरे पापा को बदनाम करना चाहता है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं नहीं समझी। ये समझने और गौर करने की बात है। यास्मीना मुझसे बिछड़ते ही बहकी बहकी बातें करने लगी। मेरे पापा का रिकॉर्ड इस बात का मुस्तनिद सबूत है कि वो किसी शरीफ लड़की के दिमाग को कभी चोरी से नहीं पढ़ते। फिर उनका बेटा जिस लड़की को चाहता हो उसके दिमाग में कैसे जा सकते हैं? एक गैरतमंद बाप अपनी बहू जैसी लड़की के चोर जज्बात को इस तरह कभी अंदर से नहीं पढ़ेगा, और ना ही उस मासूम को कल की तरह तमाशा बनाएगा। मेरे पापा सिर्फ ऐसे दिमागों में जाते हैं जिनके जरिए अहम मकासद पूरे किए जा सकें। बहरहाल मैं अपनी और पापा की सफाई में ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात समझ में आ गई है कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाला यास्मीना के दिमाग में आता है। वो नहीं चाहता कि यास्मीना मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो।
वो तुम्हें ये तासुर देना चाहता है कि तुम्हारी बेटी ख्याल ख्वानी करने वालों के खानदान में जाएगी तो इसी तरह दिमागी मरीजा बन जाएगी। वो दोनों हाथों से सर थाम कर फिक्र में मुब्तला हो गई। पारस ने कहा, ऐसे वक्त कोई माकूल बात समझ में नहीं आती। अभी तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कौन कर रहा है। एक माँ की हैसियत से पहले बेटी का तहफ़्फ़ुज़ करो। मैं अक्सर बातें वक्त से पहले समझ लिया करता हूँ। इस कमरे का माहौल और पसे पर्दा बोलने वाले की आवाज़ बता रही है कि यहाँ मुझ पर तनवीमी अमल किया जाएगा। मैं यास्मीना की मोहब्बत में तुम्हें दानिशमंदाना मशवरा देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके बेटी पर तनवीमी अमल करवाओ और उसके दिमाग को यूँ मुकफ्फल करवा दो कि मेरे पापा और तुम्हारा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला कभी उसके दिमाग में जगह ना पा सके। मुझे यकीन है तुम बेटी की हिफाजत के लिए फौरन ये कदम उठाओगी। वो अचानक कुर्सी से उठकर बोली, बेटे तुम्हारी बातें दिल को लगती हैं, ठहरो मैं अभी आती हूँ। वो तेजी से चलती हुई कमरे से बाहर चली गई। पारस कुर्सी पर बैठ गया। दूसरे कमरे से बातें करने की धीमी सी आवाज़ें आईं, फिर वो आवाज़ें बुलंद हो गईं। यास्मीना पूछ रही थी, मम्मी यह पाबंदी क्यों है? मैं उससे क्यों नहीं मिल सकती? बेटी ये पाबंदी शाम तक उठा ली जाएगी, तुम उससे ज़रूर मिलोगी, अभी हम उसके साथ मसरूफ़ हैं। पारस तेजी से उठकर दरवाजे के पास आया। यास्मीना कह रही थी, पारस अभी मसरूफ़ नहीं है, कमरे में तन्हा है, मैं 5 मिनट के लिए उसके पास जा सकती हूँ। पारस दरवाज़ा खोलकर उनके सामने आ गया। यास्मीना उसे देखते ही खुशी से चीख पड़ी, दौड़ती हुई आकर मखनातीस बनकर उससे लिपट गई। उस कमरे में उसकी माँ के साथ एक लंबा तड़ंगा पहलवान नुमा शख्स बैठा था। उसका चेहरा और आंखें देखकर पता चलता था कि उसे तनवीमी अमल में महारत हासिल होगी। पारस ने यास्मीना को एक तरफ ले जाकर कहा, तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं जो सवाल करूँगा उसका जवाब दो। मैंने पहली मुलाकात में समझ लिया है तुम झूठ नहीं बोलती हो, खुसूसन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। मैं झूठ बोलने से पहले मर जाऊंगी। वो उससे दूर जाकर बोला, तुम्हारी मम्मी ने बताया है तुम किसी बात की जिद नहीं करती। वो बोली, मम्मी दुरुस्त कहती हैं। तुम्हारी मम्मी और पापा ने तुम्हें यकीन दिलवाया है कि एक दिन हम दोनों जीवन साथी बनेंगे और तुम्हें अपने वालिदैन पर पूरा भरोसा है। हाँ, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। फिर तुम्हारी मोहब्बत ने भी यकीन दिलाया है कि हम ज़रूर जीवन साथी बनेंगे। उसकी माँ और वो शख्स पूरी तवज्जो से पारस को देख रहे थे और उसकी बातें गौर से सुन रहे थे। वो बोला, यास्मीना अब अपने अंदर झांक कर खूब सोच समझ कर जवाब दो। क्या तुम्हारे अंदर यह ख्याल एक शदीद ख्वाहिश बनकर मजबूर करता है कि तुम भाग कर मेरे पास चली आओ? हाँ, मेरे अंदर बार बार यह ख्वाहिश पैदा होती है। पारस ने अचानक सख्त लहजे में कहा, यह ख्वाहिश नहीं है, पराई सोच की लहरें हैं जो तुम्हें मेरे पास आने पर मजबूर करती हैं। तुम अपने वालिदैन की सादतमंद बेटी हो, उनसे छुपकर कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिससे उनके दिलों को ठेस पहुंचे। इसके बावजूद वो सोच की लहरें वालिदैन पर तुम्हारे एतमाद को कमज़ोर बना रही हैं, तुम्हारे सब्र तहम्मुल को ख़त्म कर रही हैं। तुम अपने अंदर झांक कर खुद से सवाल करो, जब हमारे जीवन साथी बनने पर वालिदैन को एतराज़ नहीं है और तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तो फिर तुम्हारे अंदर दीवानगी कौन शैतान पैदा कर रहा है? वो दोनों हाथों से चेहरे को ढांप कर खड़ी रही, फिर बोली, हाँ मैं सोचती हूँ मुझे मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन ये सोचने के बावजूद मेरे अंदर अपने ही आप तुमसे मिलने की तहरीक पैदा होती है और तुम इस तहरीक पर काबू पा नहीं सकती, क्योंकि पराई सोच की लहरें तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं। कल रात तुम्हारी मम्मी तुम्हें अपने काबू में ना रखती तो वो ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हें मदहोश करके मेरे पास पहुंचा देता और तुम्हारे वालिदैन पर यह साबित कर देता कि मेरे पापा ने एक मासूम लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए उसे मेरे पास पहुंचा दिया है। मेरे पापा ऐसी गंदी और घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकते। जो ऐसी नापाक साजिश कर रहा है मैं उस पर थूकता हूं। यास्मीना की मां के पास बैठा हुआ शख्स अपनी जगह से उठ गया। उठने पर उसका पहाड़ जैसा डेल डॉल और वाजे हो गया। जब वो बोला तो पता चला उसी शख्स की आवाज़ दूसरे कमरे में गूंज रही थी। उसने पारस से मुसाफहा करते हुए कहा, वाकई तुम्हारी बातें दिल को लगती हैं, मुझे सलमान राजी कहते हैं। पारस ने चौंक कर कहा, ओ मिस्टर राजी, तुमसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है। अगर मेरी कोई अच्छाई तुम्हें पसंद आई है तो इसके सिले में फ़ौरन बताओ। मेरे भाई को यहाँ लाने में कामयाबी हुई है या नहीं? वो मुस्कुरा कर बोला,
सलमान राजी की जिंदगी में नाकामी हमेशा नाकाम रहती है। मैं अली तैमूर को ले आया हूं, तुम उससे शाम को मिल सकोगे। तुम दोनों भाई आज रात का खाना हमारे घर में मेरी फैमिली के साथ खाओगे। तुम्हारी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, सलमान राजी ने कहा। लेकिन बेटे, इससे पहले मैं अपने इत्मीनान के लिए तुम पर तनवीमी अमल करना चाहता हूं। मैं यास्मीना के वालिदैन को मुतमईन करने के लिए किसी बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बता दूं, मैं फौलादी मिजाज रखता हूं। कोई मुझे आसानी से अपना मामूल नहीं बना सकता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मुझे आसाबी कमजोरी की दवा खिलाएं या इंजेक्शन लगाएं। सलमान राजी हैरानी से उसे देख रहा था। बेगम राजी ने आगे बढ़कर कहा, मैं तो पारस पर ईमान ले आई हूं। देखो राजी, यह हमारे लिए कितना सच्चा है। अपनी मर्जी से तुम्हारा मामूल बनने के लिए आसाबी कमजोरियों में मुब्तला होने को तैयार है। क्या इस तरह कोई जानबूझकर अपना दिल और दिमाग किसी के हवाले कर सकता है? सलमान राजी ने कहा, बेटे, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। आखिर हम में ऐसी क्या बात है कि तुम अपना दिमाग मेरी मुट्ठी में देने को तैयार हो? पारस ने यास्मीना को देखा। वो बड़ी मोहब्बत से मुस्कुरा रही थी। वो बोला, किसी को दोस्ती और मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए बरसों लग जाते हैं, लेकिन यहां यास्मीना से मिलते ही सबूत मिल गया कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। अगर दुश्मनी करोगे तब भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि दुश्मन खा कितना ही शैतान सिफ्त हो, वो अपने दामाद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। दोनों मियाँ बीवी बेख्तियार वाह वाह करने लगे। यास्मीना आकर अपने महबूब के बाजू से लग गई। उसके बाप ने कहा, मैंने इंसानों और शैतानों की बहुत दुनिया देखी है। मैं कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारे जैसा ज़हीन नौजवान पहली बार देख रहा हूं। तुमने हम पर एतमाद करने के लिए जो अहम नुक्ता बयान किया है, इससे ज्यादा ठोस बात और नहीं हो सकती। एक बात बताओ, तुम्हारे पापा को एतराज तो नहीं होगा? मैं जो बात कह चुका हूं उसकी बुनियाद पर पापा से बासानी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन मुझ पर तनवीमी अमल के बाद भी दिमाग को इस हद तक आज़ाद रखना कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे राबिता कायम कर सकें। अगर ये राब्ता ख़त्म होगा तो वो तुम्हें दुश्मन समझेंगे। मैं तस्लीम करता हूँ, मेरे तनवीमी अमल के बाद बाप बेटे के दरमियान हमेशा दिमागी राबिता कायम रहेगा। अब मेरी एक ख्वाहिश है, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। बोलो, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ आप यास्मीना के दिमाग को लॉक कर दें, ताकि कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला उसके दिमाग में ना आए। बेटे, ये तो तुम हमारे ही फायदे की बात कह रहे हो। मैं अभी उसके दिमाग को भी लॉक करूंगा। सलमान राजी ने एक मातहत को हुक्म दिया। वो आसाबी कमजोरी के लिए एक इंजेक्शन तैयार करके ले आया। पारस ने यास्मीना के पास आकर उसके एक हाथ को अपने हाथों में लिया, फिर कहा, शाम को हमारी मुलाकात होगी। अपने दिमाग में किसी शैतान को ना आने देना। उसने गोरे गुलाबी से हाथ को बोसा दिया, फिर दूसरे कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। सलमान राजी ने उसके एक बाजू में इंजेक्शन लगाया, फिर करीब ही एक कुर्सी पर बैठकर रद्द अमल देखने लगा। जरा सी देर में पारस अपनी आंखों से यह तासुर देने लगा जैसे बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हो। सलमान राजी ने उसकी नब्ज थाम ली। नब्ज की रफ्तार और दिल की धड़कनों का ताल्लुक इंसान की सांसों से है। सांस रुक जाए तो नब्ज और दिल दोनों थम जाते हैं। जो लोग सांस रोकने के माहिर होते हैं वो सांसों की कमी बेशी से नब्ज की रफ्तार को भी सुस्त, तेज या नॉर्मल रखने का हुनर जानते हैं। सलमान राजी ने उसकी नब्ज को सुस्त पाया और यकीन कर लिया कि पारस आसाबी कमजोरी में मुब्तला हो चुका है। वो बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया। पारस ने उसकी आंखों में देखते ही नजरें नीचे कर ली। वो भारी भरकम तहकुमाना लहजे में बोला, नजरें उठाओ और मेरी आंखों में देखते रहो। उसने आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाईं, फिर यूं साकित हो गया जैसे सलमान राजी की मकनातीसी आंखों में डूब चुका हो। वो गूंजती हुई सरगोशी में बोल रहा था, तो मेरी आंखों में देखोगे और इन आंखों के सिवा कहीं नहीं देखोगे। तुम्हारे कान सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे। दुनिया की कोई आवाज तुम्हारे कानों में नहीं जाएगी। ये दुनिया तुम्हारी नजरों से ओझल हो चुकी है। तुम्हारी महदूद दुनिया में सिर्फ मेरी आंखें हैं और मेरी आवाज है। वो थोड़ी देर तक रोब और दबदबे से बोलता रहा, फिर उसने आंखें बंद करने का हुक्म दिया। पारस ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर लीं। वो कह रहा था, तुम सो रहे हो मगर तनवीमी नींद सो रहे हो। तुम्हारा दिमाग मेरी आवाज सुनने और मेरे अहकामात कबूल करने के लिए बेदार रहेगा। वो खामोश हो गया। थोड़ी देर तक पारस को देखता रहा। उसी लम्हे पारस ने अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस किया, फिर एकदम से हड़बड़ाकर उठ गया।
बड़ी कमजोरी जाहिर करते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगा। सलमान राजी ने पूछा, क्या हुआ? वो निढाल सा होकर बोला, कोई मेरे दिमाग में आया था। क्या तुम तनवीमी अमल के जेर असर नहीं थे? क्या ट्रांस में नहीं आए थे? वो निढाल सा होकर फिर लेट गया। कमजोर सी आवाज में कहने लगा, मैं नींद में था। मुझे तुम्हारी सूरत और मूरत से ज्यादा तुम्हारी आंखें नजर आ रही थीं। शायद तुमने कुछ कहा भी था। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। बेशक तुम ट्रांस में आ गए थे। ओ खुदाया, मेरी इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। तुम्हारे दिमाग में कौन आया था? मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं कि मेरा दिमाग पराई सोच की लहरों को महसूस करता है और बेख्तियार मैं सांस रोक लेता हूं। अगर नींद में रहूं तो चौंक कर उठ जाता हूं। तुम्हें आसाबी कमजोरी का इंजेक्शन लगाया गया है। इससे दिमाग भी कमजोर हो जाता है। फिर दिमाग ने पराई सोच की लहरों को कैसे महसूस किया? मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूं। मेरा हलक खुश्क हो रहा है। मुझे कुछ पीने के लिए दो। सलमान राजी ने कमरे से बाहर जाकर दूध और ओवल्टीन लाने का हुक्म दिया, फिर अंदर आ गया। उसने बोला, मेरी बात का जवाब दो। पारस ने एक गहरी सांस लेकर यूं अटकते हुए कहा जैसे सचमुच हलक खुश्क हो रहा हो, मैं तफसील से नहीं बता सकता कि पापा ने मुझ पर कैसा अमल किया है और किस टेक्निक से मेरे दिमाग को फौलाद बना दिया है। मेरा दिमाग हजार कमजोरियों के बावजूद दूसरों की मौजूदगी को समझ लेता है। तुम इस बात को यूं समझ सकते हो कि तुम्हारा मामूल ट्रांस में आने के बाद इसलिए तुम्हारी हर बात मानता है कि उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। तुम मुझसे कहते हो वो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुने और दुनिया की तमाम आवाज़ों से बहरा हो जाए। वो सचमुच अमल के दौरान दुनिया की कोई आवाज़ नहीं सुनता, लेकिन अमल के दौरान कोई तीसरा मुदाखलत करे तो तनवीमी नींद टूट जाती है। सलमान राजी ने तायद में सर हिलाया। तनवीमी अमल ऐसी जगह किया जाता है जहां मुकम्मल खामोशी होती है और कोई मुदाखलत करने वाला नहीं होता। उन लम्हात में मामूल का दिमाग कमज़ोर होता है, अपने आमिल की तरफ झुकता चला जाता है, लेकिन ज़रा सी मुदाखलत से चौंक जाता है। पारस ने पूछा, जब दिमाग बैरूनी मुदाखलत से चौंक जाता है तो अंदरूनी मुदाखलत से क्यों नहीं चौंकेगा? दरवाजे पर दस्तक हुई। सलमान राजी ने जाकर दरवाज़ा खोला, दूध ओवल्टीन से भरा हुआ ग्लास लिया, फिर उसे पारस को लाकर दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। पारस ने दूध पीते हुए चोर नज़रों से देखा। वो सर झुकाए हुए था। उसकी खामोशी और उसका अंदाज बता रहा था कि वो अपने दिमाग में किसी ख्याल ख्वानी करने वाले से बातें कर रहा है। फिर वो अपनी जगह से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दूसरी तरफ गया। एक दीवार के सामने रुक गया, दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। उसकी पुश्त पारस की तरफ थी। मालूम होता था वो किसी अहम मसले पर टेलीपैथी जानने वाले से बहस कर रहा है। उसने एक बार इनकार में सर हिलाया, शायद उसे कोई बात पसंद नहीं थी। उसने अपना एक हाथ इस अंदाज में उठाया जैसे अपनी कोई बात मनवाना चाहता हो। फिर उसने उठे हुए हाथ की मुट्ठी बांध ली, जैसे कोई बात नाकाबिले बर्दाश्त हो और वो बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक ही उस कमरे में जलजला सा आ गया। उसने दीवार पर एक घोंसा मारते हुए शेर की तरह धाड़ते हुए कहा, यू शट अप, सुअर के बच्चे, तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे टेलीपैथी जानने वाले को खाक में मिला दूंगा। अब अच्छी तरह सुन लो, इस लम्हे से तुम मेरे और मेरी फैमिली के किसी मेंबर के दिमाग में नहीं आओगे। पहले मैं बॉस से 2 बातें करूंगा, फिर तुमसे निमट लूंगा। चलो मेरे दिमाग से निकल जाओ, नाउ गेट आउट। सलमान राजी खामोश हो गया। यकीनन उसने सांस रोककर ख्याल ख्वानी करने वाले को भगाया होगा। वो थोड़ी देर तक मुट्ठियां भेंचे खड़ा रहा, फिर तेजी से चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसने गुस्से में पारस को या तो भुला दिया था या अब तनवीमी अमल से भी ज्यादा अहम मसला दरपेश था। उसने दूसरे कमरे में आकर फोन का रिसीवर उठाया, नंबर डायल किया। राबिता कायम होने पर दूसरी तरफ से बेगम सलमान राजी की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, खानम, मेरी बात गौर से सुनो और बेटियों को भी समझा दो। इस लम्हे से तुम माँ बेटियां किसी को दिमाग में आने नहीं दोगी। वो बोली, हमारे दिमागों में सिर्फ मास्टर जीरो आता है। मैं उस जीरो को सचमुच जीरो बना दूंगा। पारस की एक बात दुरुस्त है। अभी मैंने बातों बातों में मास्टर जीरो के दिल की बात मालूम कर ली। यूं समझो, पारस की रकाबत में उसने दिल की बात कह दी कि वो यास्मीना को चाहता है। चूंकि हमारी बेटी उसके मुकाबले में कमसिन है, इसलिए वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। पारस की आमद ने रकाबत की आग भड़का दी। खानम ने कहा, इसका मतलब है कल रात वही कमबख्त मेरी बच्ची को परेशान कर रहा था। हाँ, मगर वो कल रात की शैतानी हरकतों को तस्लीम नहीं कर रहा है।
मुझसे कह रहा था वो यास्मीना को किसी गैर के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा। वो इसका रिश्ता मांगकर हमसे दोस्ती मजबूत करना चाहता है। मैंने इनकार किया तो उसने धमकी दी कि वो जब चाहेगा चुटकी बजाकर यास्मीना को हासिल कर लेगा। ओ खुदाया, अब क्या होगा? वो टेलीपैथी जानता है। तुम राजी की बीवी होकर खौफजदा हो? खुदा का शुक्र अदा करो, हम सब सांस रोक सकते हैं। हमारी बेटियां इसी तरीके से फिलहाल महफूज रहेंगी। मैं उससे निमटने जा रहा हूं। बेटियों को सख्ती से ताकीद कर दो, वो किसी हाल में भी एक लम्हे के लिए उसे दिमाग में ना आने दें। उसने रिसीवर रख दिया। अपने मातहत को बुलाकर कहा, ट्रांसमीटर लाओ और जमशेद को यहां भेज दो। वो हुक्म की तामील के लिए चला गया। पारस समझ रहा था बाजी पलट रही है। वो बिस्तर से उठकर दरवाजे पर आया। आसाब शिकन इंजेक्शन ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। जब उस पर जहर असर नहीं करता था तो भला दवाएं क्या खाक असर करती। फिर भी वो दरवाजे का सहारा लेकर कमजोरी जाहिर करते हुए बोला, मिस्टर राजी, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूं। क्या तनवीमी अमल नहीं करोगे? सलमान राजी ने उसे सोचती हुई नजरों से देखा। उसके पास आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो। जब तक कोई मजबूरी नहीं होगी मैं तुम पर अमल नहीं करूंगा। अभी मैं आस्तीन के सांप को कुचलने का बंदोबस्त कर रहा हूं। उसका मातहत ट्रांसमीटर ले आया। जमशेद ने आकर उसे सल्यूट किया। सलमान राजी ने मातहत से कहा, पारस के लिए ताज़ा फल ले आओ। वो चला गया। सलमान राजी ने पारस से एक सोफे पर बैठने के लिए कहा, फिर जमशेद से मुखातिब हुआ, मेरे जितने वफादार योगा के माहिर हैं या हसास दिमाग रखते हैं, उन्हें फौरन हुक्म दो कि मास्टर जीरो को अपने दिमाग में एक साथ के लिए भी ना आने दें। और जो मुसल्ला वफादार सांसों पर काबू पाना नहीं जानते, उन सब से हथियार लेकर असलहा खाने में लॉक कर दो। जाओ, मुझे 15 मिनट के अंदर बताओ मेरे अहकामात की कहाँ तक तामील हुई है। वो सलाम करके चला गया। उसने ट्रांसमीटर को ऑपरेट किया। फिर राबिता कायम होने पर कोड वर्ड्स अदा करने के बाद बोला, स्लारा यामीन, मेरे हुक्म पर फौरन अमल करो। इस लम्हे से मास्टर जीरो को अपने दिमाग में एक साथ के लिए भी ना आने दो। दोनों हेलीकॉप्टर्स की चाबियां मेरे पास ले आओ। उनके एक आध पुर्जे निकालकर उन्हें परवाज के नाकाबिल बना दो। जिस तैयारे में पारस को लाया गया था उसे भी बेकार करके फौरन मेरे पास आओ। मास्टर जीरो से सामना हो तो उससे कोई बात ना करना, बस चले आओ, दैट्स ऑल। उसने राबिता खत्म करके दूसरी फ्रीक्वेंसी पर राबिता कायम किया। फिर कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, यूसुफ रबात, मेरे अहकामात गौर से सुनो और फौरन अमल करो। मास्टर जीरो को एक लम्हे के लिए भी दिमाग में ना आने दो। बॉस, वो अभी 5 मिनट पहले मेरे दिमाग में आया था। मुझसे कह रहा था एक मोटर बोट तैयार रखी जाए, वो अभी माल्टा जाएगा। खबरदार, उसे जजीरे से बाहर ना जाने देना। मेरे जितने वफादार हैं उन्हें साथ लेकर जाओ। तमाम मोटर बोट्स और लॉन्चेस को वक्ती तौर पर बेकार कर दो। हमारे जो वफादार योगा के माहिर नहीं, उनसे हथियार लेकर साहिली असलहा खाना में लॉक कर दो। ईसाई और यहूदी मातहतों पर भरोसा ना करना, उन्हें फौरन निहत्ता कर दो। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अभी अपने वफादारों के साथ जा रहा हूं। आप हुक्म दें। अगर मास्टर जीरो यहां आए तो उससे कैसा सलूक किया जाए, उसे गिरफ्तार करके कहीं बंद कर दो, फिर मुझे इतला दो, दैट्स ऑल। उसने राबिता खत्म करके जजीरे के जनूबी हिस्से वाले वफादार से राबिता कायम किया। उसे भी यही अहकामात दिए। इस दौरान पारस आराम से बैठा फल खा रहा था। सलमान राजी ने उसे देखते हुए कहा, मैंने फजाई और बहरी रास्तों की नाकाबंदी कर दी है। मैं उसे अपने जजीरे में बेबस कर दूंगा। पारस ने एक सेब को दांतों से काटते हुए कहा, वो बेबस नहीं होगा। यास्मीना को ट्रैप करके हम सब को बेबस कर देगा। मेरी बेटी उसे दिमाग में आने नहीं देगी। कल रात वो किसी चोर रास्ते ही से उसके दिमाग में आया था। वो परेशान होकर पारस को सोचती हुई नजरों से देखने लगा। पारस सेब चबाते हुए बोला, सोचने में वक्त जाया ना करो। पहली फुर्सत में उसे टेलीपैथी के हथियार से खाली करो। अपने तमाम वफादारों को हुक्म दो उसे फौरन तलाश करके उसे इस हद तक जख्मी कर दें कि वो ख्याल ख्वानी के काबिल ना रहे। उसने फौरन ट्रांसमीटर को ऑपरेट करते हुए कहा, बेटे, मैं परेशानी में इतनी अहम बात ही भूल गया। कोई बात नहीं, अभी मेरे आदमी उसे ढूंढकर जख्मी कर देंगे। वो ट्रांसमीटर पर फिर से अपने वफादारों से राबिता कायम करने लगा। तकरीबन आधे घंटे तक जजीरे के तमाम हिस्सों में अपना नया हुक्म सादिर करता रहा। फिर ट्रांसमीटर रखकर मौजूदा मामले के हर पहलू पर गौर करने लगा। पारस ने पूछा, क्या तुम्हारी रिहाइशगाह के चारों तरफ सख्त पहरा है? हाँ, घर वालों की इजाजत के बगैर वहां कोई भी कदम नहीं रख सकता। यह काफी नहीं है।
अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हुक्म दो कि तुम्हारी वाइफ और दोनों बेटियों को घर की चारदीवारी से बाहर ना जाने दें। मास्टर ज़ीरो उनमें से किसी के भी दिमाग पर कब्जा करके उन्हें अपने पास बुला सकता है। सलमान राजी ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। खानम से राबता कायम होते ही पूछा, तुम सब खैरियत से हो? हाँ। उसने कई बार यास्मीना के दिमाग पर दस्तक दी। हमारी बेटी ने हर बार सांस रोक ली। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।